गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम बाकी की जो पेंडिंग जनरल एंट्रीज हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे और उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिनों के अंदर ही मैं आपके साथ MCQs डिस्कस करूंगा और वो MCQs मैं ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल पर उस पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे वो प्लीज़ जल्दी वो सभी लेक्चर्स को कवर अप कर लीजिए, क्योंकि इन सभी से ही रिलेटेड मैं MCQs आपसे डिस्कस करूंगा। और दिक्कत क्या आती है कि किसी बच्चे ने जो कुछ वीडियो आज से 10 या 15 दिन पहले अपलोड की थी, किसी बच्चे को डाउट आज आया, किसने आज वो वीडियो देखी है और वह कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पूछता है और हर एक के लिए बाद में क्वेरी को हैंडल करना, उसके बारे में बच्चों को समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो साथ साथ अगर आप लोग अपने डाउट्स पूछते चलेंगे और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा आप सबके डाउट्स को क्लियर करना साथ साथ ही। अदरवाइज हमें वो देखना पड़ता है दोबारा कि किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस तो नहीं पुटअप किया। अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया होगा तो तभी हम उनको उनका आंसर दे पाएंगे। तो जनरल एंट्रीज में आज हम बाकी का शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें भी अभी तक सभी बच्चों ने शायद अभी तक जितने भी एंट्रीज हैं उसको अच्छे ढंग से अभी तक पढ़ा नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक जनरल एंट्रीज के लेक्चर नहीं सुने हैं वो भी प्लीज़ इन्हें कवर अप कर लीजिए। तो आज जो हम एंट्रीज करेंगे, अभी तक 36 एंट्रीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो 37th, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ₹2,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹3,000। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें बताने जा रहा हूं। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं और एसेट के ऊपर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, कोई भी उसके इंस्टॉलेशन खर्चे, इंस्टॉलेशन या इरेक्शन एक्सपेंसेस, इरेक्शन कॉस्ट, मशीनरी को, एसेट को पुट टू यूज करने के लिए अगर कोई भी खर्चा किया जाता है तो वो पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, उससे एसेट की कीमत इंक्रीज हो जाती है। इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इरेक्शन कॉस्ट, ये क्या होती है? हमने कोई एसी खरीदा, अब मैं उस एसी को खुद तो उसको मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा, फिट नहीं कर पाऊंगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं किसी टेक्नीशियन को बुलाता हूं और उसके इंस्टॉलेशन के जो भी खर्चे होंगे वो एसी की कॉस्ट में ही ऐड कर दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, मैंने एसी खरीदा, ऑटो वाले को हायर किया कि आप एसी मेरे घर तक छोड़ दीजिए और जो खर्चा, जो पैसे मैंने ऑटो वाले को दिए होंगे वो भी एसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए कोई भी जब एसेट खरीदा जाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, उसको पुट टू यूज तक करने के जितने भी खर्चे लगेंगे वो सब खर्चे एसेट की कीमत में ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, उनको वो अलग से उनकी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, उनको अलग लिखते हैं और मशीनरी की कीमत को, उसकी कॉस्ट को अलग लिखते हैं। हमें वैसा नहीं करना। तो इस जनरल एंट्री में हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक आ जाएगा हमारे पास मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा आ जाएगा? कैश अकाउंट। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो जो मशीनरी खरीदी है, जो इंस्टॉलेशन खर्चे पे किए हैं या और जो खर्चे पे किए गए होंगे, हम यही अज्यूम करेंगे। अगर कुछ नहीं कहा गया होगा, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो मशीनरी जो हमने खरीदी है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सब
कैश पर होगा। तो मशीनरी कौन सा अकाउंट हो बच्चों, कौन सा है जी, एसेट। मशीनरी इज एसेट और कैश भी एसेट है, कैश भी एसेट है। जब हमने मशीनरी खरीदी एसेट इंक्रीज हो गया, जब मशीनरी खरीदी एसेट इंक्रीज हो गया और कैश हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा, कैश हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब इसमें मैं अमाउंट भी लिख देता हूं, क्या अमाउंट आएगी, तो 50 + 2 + 3, तो यहां पर मशीनरी की कीमत 55,000 आएगी। तो मशीनरी की कीमत 55,000 आएगी। 50,000 का जो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस थी और बाकी के 2,000 + 3,000 के जो हमने खर्चे पे किए थे वो एसेट की, मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में 55,000 आ जाएगा। मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था, आप लोगों को मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। इसका जो टेक्निकली लिखना कैसे है मैं अभी आपसे वो डिस्कस नहीं कर रहा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी तो उसे कई बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि इसको डेबिट को आप अलग कर कर लिखिए या डेबिट हमेशा ऊपर लिखिए या क्रेडिट हमेशा नीचे लिखिए। जब हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे इन जो इसका जो टेक्निकल फॉर्मेट है उस फॉर्म में करेंगे तब तो डेबिट ऊपर आएगा, क्रेडिट नीचे आएगा। मैं आपको लास्ट में वो भी समझाऊंगा, बट मेन जो फोकस अभी है वो है डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। जब आपको डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा तो लिखना कैसे होगा उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹18,000 इज सोल्ड फॉर ₹16,000। फर्नीचर हमने 18,000 का खरीदा था और 16,000 का बेच दिया। 16 की जगह जैसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी उसमें हमने या इस ट्रांजैक्शन किसी और ट्रांजैक्शन में हमने ज्यादा रेट का भी बेचा हो सकता है कि 18,000 का फर्नीचर खरीदा होगा और 19,000 का बेच दिया होगा। ठीक है, यूजुअली कम पर ही बिकता है, बट हो सकता है कि इन सम रेयर केसेस हम ज्यादा रेट पर भी बेच दें किसी भी एसेट को। मेन जो चीज समझाने जा रहा हूं वो क्या चीज आ जाएगी कि जब हम एसेट को बेचते हैं तो बेचने पर हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और हमें इस प्रॉफिट या लॉस को अपने बुक्स में शो करना होगा। हमें इस प्रॉफिट या लॉस को अपनी बुक्स में शो करना होगा। अब इसमें डाउट क्या आएगा, कई बच्चों का डाउट जो होगा पिछले लेक्चर में वो पूछ सकते हैं कि सर अब बताइए, आपने पहले हमें समझाया था कि हमने एक ट्रांजैक्शन की थी, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 सोल्ड फॉर ₹3,500। हमने 3,000 की को गुड्स खरीदी थी और 3,500 की बेची थी। हमने उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस को नहीं शो किया। मैंने शायद उस लेक्चर में बताया हो, जब हम जिन गुड्स में हम डील करते हैं अगर हम उन्हें बेचते हैं, चाहे उन्हें हम प्रॉफिट पर बेचें या लॉस पर बेचें, हमें उस प्रॉफिट और लॉस को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर लेना है, उसे अकाउंट फॉर नहीं करना। जितने का बेचा हमें सिर्फ सेल को लेना है, हमें सिर्फ सेल को कंसिडर करना है। जिन प्रोडक्ट्स में, जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है हम उनका प्रॉफिट निकालते हैं, पक्का निकालते हैं बच्चों, मगर वो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तब हम उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। मगर एसेट्स के केस में हमने फैसला ऑन द स्पॉट, अगर प्रॉफिट है या लॉस है उससे हमें शो करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस
एसेट्स को बेचने का नहीं है। एसेट्स को बेचा क्यों? हो सकता है खराब हो गया, पुराना हो गया, हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ गई, वो फर्नीचर, वो मशीनरी अब हमारे यूज में नहीं है, तो इस कारण से हमें वो बेचना पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम एसेट बेचेंगे तो एसेट बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को हमने फाइंड आउट करके शो करना होगा। इन दिस जर्नल एंट्री 18,000 का खरीदा था, बेचा कितने का? 16,000 का, तो 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक फर्नीचर अकाउंट, नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड द थर्ड वन इज हमें बेचने पर क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस। 18,000 की चीज 18,000 की आइटम 16,000 में बेची तो 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अनदर अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो वी विल बी हैविंग 3 अकाउंट्स इन दिस केस। फर्नीचर अगेन पहले आपको बताया था, फर्नीचर इज एसेट, कैश एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये एक्सपेंस है, लॉस को आप एक्सपेंस की कैटेगरी में रहने दिया करें। जब हमने फर्नीचर को बेचा, मेरे पास पहले 3 चेयर्स थी, फर्नीचर मींस चेयर्स, कोई भी चीज हो सकती है, अलमीराज, कोई भी। मेरे पास 3 चेयर्स थी, मैंने उसमें से 2 चेयर्स बेच दी। अब मेरी चेयर्स कितनी होगी? कम होगी या ज्यादा? मेरे पास अब कितनी रहेगी? 1। अर्लियर आई वाज हैविंग 3 चेयर्स, नाउ आई एम हैविंग ओनली 1 चेयर। तो मेरी जो फर्नीचर है, मेरी जो चेयर्स हैं वो डिक्रीज हो गई, तो उसको मैंने डिक्रीज कर दिया। मैंने जब बेचा, चाहे मैंने प्रॉफिट पर बेचा चाहे लॉस पर बेचा, बट मेरे पास तो कैश आएगा, कैश मेरा इंक्रीज होगा। मैंने 18,000 की आइटम को चाहे 16 पर बेचा चाहे 15,000 पर बेचा, बट आई विल बी गेटिंग दैट मच मनी। मेरा कैश 16,000 रुपीज से इंक्रीज होगा। अगर कैश इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कर दिया, और मेरे एक्सपेंस या मेरे लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो एसेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट, लॉस इंक्रीज हुआ, डेबिट। अमाउंट्स भी लिख लेते हैं। फर्नीचर के कॉस्ट क्या थी? जब हम लिखेंगे अमाउंट, हमने फर्नीचर की कॉस्ट लिखनी होगी। कॉस्ट कितनी है फर्नीचर की? 18,000। बेचा कितने का? 16,000। और लॉस कितने का हुआ? 2,000। जब हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो डेबिट हमने पहले ऊपर ही लिखना है। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम ऊपर लिखेंगे डीआर में, डेबिट में। इन दोनों का टोटल क्या है? 16,000 प्लस 2,000, 18,000। तो डेबिट का टोटल इज इक्वलेंट टू क्रेडिट। तो डेबिट शुड बी इक्वलेंट टू क्रेडिट। अभी आप बस यही ध्यान रखिएगा कि डेबिट क्या वो क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एक स्टेप और जो अभी मैं समझा रहा हूं उसे एडवांस, नेक्स्ट स्टेज। अब इसमें क्या आ गया? हमने एसेट को बेचा, फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 18,000, सोल्ड फॉर रुपीज 16,000, यहां तक सेम था। बट इसके साथ एक और आइटम इसमें जुड़ गई है, ब्रोकरेज ऑन सेल्स रुपीज 1,000। ब्रोकरेज ऑन सेल्स रुपीज 1,000 है, 1,000 रुपए की ब्रोकरेज है। इससे रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर लिखी है, एक्सप्लेनेशन जो आ जाएगी। 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं एसेट्स में। एक आ जाता है एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट, जो मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपसे डिस्कस किया था। कोई भी एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट, एसेट को खरीदने पर कोई भी अगर कोई खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्या होता है? उसे हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई खर्चा हमने पे किया, एक्सपेंसेस, किस पर एक्सपेंसेस आ गए? एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
अगर परचेज ऑफ एसेट होगा उसे एसेट की कीमत इंक्रीज हो जाती है, वह एसेट के कॉस्ट में एड अप हो जाएगा। वेयर एज एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ एसेट, जब हमने कोई एसेट बेचा, एसेट को बेचने पर हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंसेस ऑन सेल अगर है तो उन खर्चों की क्या ट्रीटमेंट होगी, एक्सपेंसेस ऑन सेल की। तो इन्हें हम डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट कहां पर करेंगे, ये ऐड किस में करेंगे, डिडक्ट भी लिखा मैंने और ऐड भी लिखा है। तो उससे पहले एक और चीज, जब हमने एसेट्स को बेचा होगा, एसेट्स को हमने हो सकता है प्रॉफिट पर बेचा हो और यह भी हो सकता है कि हमने एसेट्स को लॉस पर भी बेचा हो सकता है। किस पर बेचा हो सकता है, लॉस पर भी बेचा हो सकता है। अगर हमने एसेट्स को प्रॉफिट पर बेचा, अगर हमने एसेट को प्रॉफिट पर बेचा तब क्या ट्रीटमेंट होगी, जो एक्सपेंसेस ऑन सेल होंगे उन खर्चों को आप प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। समझ आया? अगर हमने एसेट को बेचा प्रॉफिट पर, फायदा हुआ, मैंने 16,000 की आइटम को 19,000 रुपीज में बेचा, फॉर एग्जाम्पल 16,000 का एसेट 19,000 रुपीज में बेचा। हाउ मच मनी प्रॉफिट आई एम अर्निंग 3,000 रुपी, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑन सेल 1,000 रुपी है, एक्सपेंसेस ऑन सेल कितना है 1,000। तो 3,000 का जो प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से मैं एक्सपेंसेस ऑन सेल माइनस करूंगा। क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। तो ये जो लिखा ना डिडक्टेड, ये जो क्या लिखा डिडक्टेड, ये कौन सा डिडक्टेड है, किसमें से होगा, ये डिडक्ट होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। किसमें से होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। वेयर एज अगर मैंने एसेट लॉस पर बेचा, घाटे पर बेचा है, अगर एसेट मैंने लॉस पर बेचा होगा और एक्सपेंसेस ऑन सेल भी होंगे, तो जो एक्सपेंसेस ऑन सेल होंगे वो उस लॉस में ऐड हो जाएंगे और मेरा लॉस ज्यादा हो जाएगा। वो जो एक्सपेंसेस ऑन सेल हैं वो लॉस में, जो ऑलरेडी लॉस था, 15,000 के एसेट मैंने 13,000 में बेचा, 15,000 के एसेट 13,000 में बेचा, मेरे को 2,000 का लॉस हो गया। और एसेट को बेचने पर 1,000 के एक्सपेंसेस भी आए, तो वो जो 1,000 के एक्सपेंस है वो 2,000 के लॉस में क्लब हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हमारा जो टोटल लॉस होगा वो 3,000 रुपीज का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 3,000 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो होगा उसे क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे अगर हमने एसेट को लॉस पर बेचा होगा। अब यही जो चीज मैंने आपको भी समझाई है, इन्हीं को अब मैं आपको जनरल एंट्रीज में समझाता हूं और बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगी। कोशिश नहीं कह रहा कि कोशिश करूंगा, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे से अच्छे अच्छे बच्चों, कोशिश करो आप लोग समझने की, मैं तो पक्का समझा दूंगा। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹18,000 इज सोल्ड फॉर ₹16,000। 18,000 का फर्नीचर कितने में बेचा, 16,000 में बेचा। कितने का लॉस हुआ, 2,000 रुपीज। एंड ब्रोकरेज ऑन सेल्स 1,000। तो ब्रोकरेज जो 1,000 है, ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज मीन सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स। हमने किसी को ब्रोकरेज, हमने किसी ब्रोकर को, मैंने किसी बीच में को मिडलमैन को अपॉइंट किया कि भाई मैंने अपने फर्नीचर बेचना है, ठीक है ना। तो मिडलमैन मैंने जो हायर किया उसने मेरे फर्नीचर को बिकवा दिया और उसने कहा कि बदले में मैंने आपको अपनी सर्विसेज दी, आपका फर्नीचर मैंने सेल आउट करवा दिया, मेरे को क्या मिलेगा। तो उसको जो हम पैसे देंगे, कमीशन देंगे, उसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो इसमें एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। कैश कौन सा अकाउंट है, इट इज एसेट, इट इज एसेट। फर्नीचर भी एसेट है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंस।
एसेट, मैंने जब फर्नीचर बेचा कैश इंक्रीज हुआ तो एसेट को हमने इंक्रीज कर दिया, फर्नीचर कम हो गया डिक्रीज कर दिया, और मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज कर दिया। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। अब मेन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मेन पार्ट है अमाउंट का। आपको अगर एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन तो वहां पर आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए लॉस में कितनी अमाउंट डेबिट होगी या कैश में कितनी अमाउंट डेबिट होगी। इन दो से रिलेटेड हो सकता है। फर्नीचर तो क्रेडिट कितने से होगा, जितने की उसकी कॉस्ट उतने से ही क्रेडिट होगा जितने का कॉस्ट, कितना फर्नीचर की कॉस्ट है 18,000 का फर्नीचर जिसकी कीमत 18,000 बेच दिया तो फर्नीचर कितने से कम होगा, वो तो 18,000 से ही कम होगा। ठीक है, तो फर्नीचर में तो मेरे प्यारे से अच्छे बच्चों 18,000 ही आएगा। अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कितने का लॉस हुआ था हमें, 18,000 में से 16 और 16 का, तो 2,000 का लॉस हुआ, और ब्रोकरेज ऑन सेल्स 1,000, तो टोटल लॉस कितना हुआ। अगर हम एसेट को लॉस पर बेच रहे हैं और एक्सपेंसेस ऑन सेल भी है तो एक्सपेंसेस ऑन सेल लॉस में ऐड हो जाता है। क्या होता है, ऐड। तो 2,000 प्लस 1,000 कितना आ गया जी, 3,000। ठीक है, अब कैश कितना डेबिट होगा, हमें मिला कितना। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि 18,000 का जो फर्नीचर था 16,000 में बेच दिया तो कैश कितना मिला, 16,000। वेरी सिंपल, बट यहीं पर क्रॉस। हमने फर्नीचर बेचा 16,000 का, 16,000 मेरे को मिला, बट 16,000 में से उसी समय जब मिडलमैन था उसने 1,000 मेरे से ले लिया। कितना लिया, उसने 1,000 मेरे से ले लिया। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो मिडलमैन ने 16,000 का बेचा, 16,000 मिडलमैन ने पैसे पकड़े, उसमें से 1,000 अपने पास रख कर मेरे को कितने रुपए दिए, मेरे को मिडलमैन ने 15,000 रुपए दिए। और अगेन कोई और घुमा फिराकर 16,000 मेरे पास हाथ में आए, 1,000 उसी समय मिडलमैन ने ले लिए। एक्चुअल में मेरी पॉकेट में कितने आए, मेरी पॉकेट में 15,000 रुपीज आए हैं। कितने आए, तो 15,000 रुपीज से कैश डेबिट होगा। अब मैंने आपको क्या बोला, क्रॉस चेक करना है। मैंने एंट्री कोई ट्रांजैक्शन गलत तो नहीं कर दी, चेक कर लेते हैं जी। डेबिट शुड बी इक्विवेलेंट टू क्रेडिट। डेबिट में कौन कौन सा, 15 प्लस 3 18, और क्रेडिट में बच्चों कितना है, क्रेडिट में भी 18 है। सो डेबिट शुड बी इक्विवेलेंट टू क्रेडिट, तो वो क्रेडिट के बराबर है। क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शन मैथमेटिकली ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹12,000। कितने का फर्नीचर खरीदा था हमने, 12,000 का। तो हमने परचेज वाली ट्रांजैक्शन नहीं करनी, इसमें सेल्स रिलेटेड है। यहां परचेज वर्ड क्यों लिख दिया, कंफ्यूज करने के लिए। हम इसकी जगह लिख सकते थे फर्नीचर कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड फॉर ₹15,000। सो वी आर कंसर्न्ड हियर ओनली विद द सेल्स। तो फर्नीचर जो 12,000 जिसकी कॉस्ट थी, जितने का खरीदा था, इस फर्नीचर को हमने 15,000 रुपए में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और ब्रोकरेज ऑन सेल्स या कमीशन ऑन सेल्स कितनी आ गई, ब्रोकरेज ऑन सेल्स या कमीशन ऑन सेल्स इज 500, 500 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ था, 3,000। मैंने अभी ऊपर क्या समझाया था, अगर प्रॉफिट होता है एसेट को बेचने पर तो प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस ऑन सेल
माइनस कर देते हैं। जो 3000 का प्रॉफिट हुआ था, कितने का? 3000 का, इसमें से एक्सपेंस ऑन सेल 500 माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारा 3000 नहीं है, वो 2500 रुपीज। एक्चुअल में प्रॉफिट 3000 था, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट हमने 500 एक्सपेंस ऑन सेल दे दिया, कमीशन दे दिया, वो से हमारा प्रॉफिट 500 कम हो गया। नेट प्रॉफिट हमें 2500 रुपीज ही हुआ। इसमें हमारे पास 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश, एसेट, फर्नीचर बी एसेट, प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू। एसेट इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स कैश वाला एसेट इंक्रीज होगा, हमने बेचा तो कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट। फर्नीचर वाला एसेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट आ जाएगा। फर्नीचर में अब कितने अमाउंट लिखेंगे? कितने की कॉस्ट थी इसकी? 12,000, तो 12,000 रुपीज का हमने फर्नीचर बेच दिया था, तो फर्नीचर में 12,000 रुपीज आ जाएगा। प्रॉफिट में 2500 रुपीज मैंने आपको बताए थे पहले, ठीक है, 2500 रुपीज। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कैश में कितना आएगा? कैश में कितना आएगा? सोचो सभी बच्चे, ठीक है, सोच लिया? ओके, हमने जब बेचा 15,000 रुपीज का बेचा, आउट ऑफ दिस 15,000 इमीडिएटली 500 रुपीज मिडल मैन ने ले लिए। हाउ मच मनी एक्चुअली आई एम गेटिंग इन हैंड? आई एम गेटिंग ओनली 14,500। तो आप देखेंगे 14,500 डेबिट, क्रेडिट में 12,000 प्लस 2,500, क्रेडिट एंड डेबिट बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स मैथमेटिकली ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 3,000 की गुड्स थी, वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। इसमें हमें कुछ भी क्लेम नहीं मिल पा रहा, कुछ लिखा नहीं है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस करेंगे उसमें हो सकता है कि जो आपको मैं करवाऊं उसमें हम पढ़ेंगे अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें कुछ क्लेम भी मिला। इसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला, इट इज अनइंश्योर्ड गुड्स। तो 3,000 की जो गुड्स थी वो टोटल हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, टोटल लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एक ये अकाउंट बनेगा। मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था ड्राइंग्स, जब हम गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, हमने जब चैरिटी दी या फिर फ्री सैंपल्स दिए, तो उन केसेस में मैंने आपको बताया था जब हम गुड्स को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर, जब हम गुड्स को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर, तब हम परचेजेस अकाउंट यूज करते हैं। तो यहां पर जब मेरी गुड्स डिस्ट्रॉय हुई, उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट है बेटा 3,000। कितनी कॉस्ट है उसकी? 3,000। वो आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय होगी। तो मैं जब बोलूंगा मेरे को लॉस कितने का हुआ, मेरे को लॉस 3,000 रुपीज का हुआ, मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि 3,000 की कॉस्ट थी बट इस पर मैंने टैग 5,000 लगाया था, मैंने 5,000 का बेचना था, मेरे को 5,000 का लॉस हुआ, वो गलत होगा। हम जब लॉस को अकाउंट फॉर करेंगे तो कॉस्ट पर वैल्यू की जाती है, और जब भी कॉस्ट पर करते हैं तब हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। या फिर एक और एक्सप्लेनेशन से, तो जब गुड्स मेरी डिस्ट्रॉय हुई तो कितनी परचेजेस जो मैंने गुड्स की थी वो कम हो गई। कितनी गुड्स जो मैंने परचेज की थी कम हो गई? 3,000। मेरे पास 10,000 गुड्स पड़ी थी जो परचेज की थी, आग लगने से 3,000 वाली परचेजेस वो कम हो गई, स्वाहा हो गई। तो मेरी परचेजेस कितनी कम हो गई? जो परचेज मैंने गुड्स की थी कितनी कम होगी? 3,000 से। तो जब कॉस्ट की बात आएगी, कॉस्ट पर वैल्यू करना है,
तब हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक बेटा एक्सपेंस है और परचेजेज अकाउंट बी एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और यहां पर एक्सपेंस डिक्रीज हुआ। जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आपसे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट जनरल एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 80% ऑफ द वैल्यू रिसीव्ड एज क्लेम इन कैश। तो पिछली ट्रांजैक्शन में हमें कुछ भी क्लेम नहीं मिला था। इस ट्रांजैक्शन में क्या आ गया कि हमारी जो 4,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, इसमें से 80% का हमें क्लेम कैश में मिल गया। अगर कैश में क्लेम मिलता है तब हम कैश अकाउंट लिखेंगे, और कई बार लिखा हो सकता है क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अगर क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एडमिट किया जाता है तब कैश की जगह हम इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला कौन सा आ गया? कैश अकाउंट। हमें क्लेम मिला, हमें क्लेम मिला है, कैश में मिला हमें क्लेम। ठीक है, तो एक आ जाएगा हमारे पास कैश अकाउंट, कैश इज एसेट। नेक्स्ट इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर एक्सपेंस, और परचेजेज अकाउंट एक्सपेंस। परचेजेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है। अब हमें जब कैश मिलेगा तो एसेट हमारा इंक्रीज होगा, तो जब हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कैश हमें मिला, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ और इसे हम डेबिट कर देंगे। लॉस बाय फायर एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्रीज हुए, इनको भी हम डेबिट कर देंगे, इनको भी हम डेबिट कर देंगे। एंड परचेजेज अकाउंट एक्सपेंस, हमारी जो गुड्स थी वो डिक्रीज हो गई, जो गुड्स परचेज की थी वो कम हो गई, तो एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें अमाउंट्स देखते हैं। 4,000 का 80% ही कैश मिला। कितना कैश मिला हमें? 4,000 का 80%, दैट मीन्स 3,200 रुपीज ही हमें कैश मिलेंगे। 3,200 कैश में, बाकी का जो 800 रुपीज, टोटल 4,000 है, 3,200 कैश मिल गया एंड द रिमेनिंग 800 वो हमारे लिए लॉस हो गया, वो लॉस बाय फायर में आ जाएगा। एंड 4,000 परचेजेस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्रॉस चेक कर लेंगे आप, डेबिट का टोटल भी 4,000 है और क्रेडिट का टोटल भी 4,000 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है, जब हम कैश बुक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ 1, 2, 3 ये 3 ट्रांजैक्शंस जो होंगी, जनरल एंट्रीज होंगी, वहां पर भी ये पूछी जाएंगी और वहां पर ट्रीटमेंट मिलती जुलती होगी और इंपॉर्टेंट है। ये वहां पर काफी ध्यानपूर्वक कैश बुक में करना होगा। अगर आपको जनरल एंट्री समझ आ जाएंगी तो कैश बुक में करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो क्या ट्रांजैक्शन हमारी? चेक received from a debtor and not deposited in the bank on the same day। हमें हमारे डेटर से एक चेक मिला और हमने इमीडिएटली सेम डे में बैंक में वो चेक जमा नहीं किया। अगर हमने सेम डे को वो चेक बैंक में डिपॉजिट अगर नहीं किया होगा, अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उस चेक को हम कैश की तरह ट्रीट करेंगे। इट इज एज गुड एज कैश, इट विल बी ट्रीटेड लाइक कैश।
तो हमें वो चेक दिया किसने? हमें हमारे डेटर ने दिया है। नाम अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो नाम लिख देंगे, अगर कुछ नाम नहीं लिखा होगा हम डेटर जो होगा वो लिख देंगे। तो इसमें कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट एसेट है, ठीक है, डेटर भी एसेट आ जाएगा। जब हमें चेक मिला, हमने बैंक में जमा नहीं किया सेम डे को, ऑन दैट वेरी डे वो चेक क्या होगा? एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता पूछा जाए, और मैक्सिमम बच्चे गलत लिखते हैं। तो हमें चेक मिला, आज चेक मिला, पोस्ट डेटेड चेक मिला, आज 10 तारीख के डेट का चेक मिला। इसकी जो तारीख है, जो हमें बैंक में जो पेमेंट, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब इसकी पेमेंट हमें कब मिलेगी, या मेरे को चेक मिला, मेरे को एडवांस में चेक मिल गया, मैंने यह बैंक में जमा नहीं किया, मैंने 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 3 मंथ वैलिडिटी होती है चेक की, तो मैंने अभी तक बैंक में जमा नहीं किया। या अक्सर क्या होता है, हमें एडवांस में चेक मिल जाता है। मैंने किसी को सामान बेचा, उसको 20 दिन का टाइम दे दिया पेमेंट का, और उसको कहता हूं कि भैया को प्रूफ हो कि कल को आप मेरे को पैसा नहीं दोगे तो बिफोर हैंड मैं उससे 15 दिन की डेट का चेक ले लेता हूं। तो मेरे को आज चेक मिला बट मैंने बैंक में जमा नहीं किया, एक ही मतलब है, पोस्ट डेटेड चेक या चेक मिला, मैं बैंक में जमा करना भूल गया या नहीं जमा किया। तो कैश इज एसेट, एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और डेटर से एसेट हमारा डिक्रीज होगा। इसको हम डेबिट करेंगे और इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, ये जो चेक हमें मिला, फर्दर किसी डेट को 10 दिन बाद, महीने बाद, जब भी होगा, जब इस चेक को हम बैंक में जमा करेंगे, तो जब हमने इस चेक को बैंक में जमा किया, ठीक है, तो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक में चेक जमा किया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, और जो मेरे पास ये जो चेक था, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ, उसको हमने क्या ट्रीट किया था? हमने इसे कैश की तरह ट्रीट किया था। तो वो जो कैश था वो अब हमारा कम हो गया, और ये कैश अब हमारा बैंक में चला गया, बैंक इंक्रीज हो गया, और सो कॉल्ड जो हमारा कैश था वो डिक्रीज हो जाएगा। सो कॉल्ड मीन्स एक्चुअल में कैश नहीं है, बट इट इज एज गुड एज कैश। तो वो जो कैश, जो सो कॉल्ड कैश था, वो कम हो जाएगा। जब ये चेक बैंक में जमा होगा, बैंक में हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें 2 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट विच इज एसेट, एंड नेक्स्ट वन अगेन एसेट है, कैश है, वो भी एसेट आ जाएगा। बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब यही चेक जो हमने बैंक में जमा किया था, अब वो जिस तारीख को मिलना था बैंक में जमा कर दिया, हमारा बैंक का बैलेंस हमने इंक्रीज कर दिया, भाई बैंक में जमा कर दिया। बट वो चेक जब भी हम चेक बैंक में जमा करते हैं, मेरे को मिस्टर ए ने चेक दिया, मैंने वो चेक अपनी कैश बुक में लिख दिया, जमा किया, जिससे मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और उससे मैं बैंक में जमा कर देता हूं। अब मेरे बैंक वाले क्या करेंगे, जहां पर मेरा अकाउंट है, मेरा पीएनबी में अकाउंट है, ठीक है, ए का जेके बैंक में अकाउंट है, तो ए ने मेरे को जो चेक दिया वो जेके बैंक का था, मैंने वो चेक अपने पीएनबी में जमा किया, ठीक है। मेरे बैंक वाले अब जेके बैंक को कांटेक्ट करेंगे कि आपके बैंक में जो ए का खाता है, ए का अकाउंट है, उसने चेक इशू किया है। तो जेके बैंक वाले ए के अकाउंट से अगर पैसा है, अगर सब चीजें ओके है, तो ए के अकाउंट से जेके बैंक में जो अकाउंट है वहां से पैसा मेरे अकाउंट में पीएनबी में ऐड कर देंगे। किसी कारणवश
हो सकता है कि ए के बैंक अकाउंट में पैसा ही ना हो, ए ने जो सिग्नेचर्स किए थे वो टैली ना हो सकता है कि कोई कटिंग चेक में होगी हो, या और कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मींस उसको ऑनर नहीं किया, उसको पेमेंट नहीं की, उसके लिए पेमेंट नहीं की, तो उसे हम बोलते हैं डिसऑनर होना। तो इसमें अब दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे आ गया? क्योंकि बैंक मैंने पहले इंक्रीज किया था, मेरे को बैंक वालों ने कहा कि आपका अकाउंट का बैलेंस कम कर दीजिए, आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ, तो मेरा बैंक कम हो गया, एक बैंक अकाउंट आ जाएगा। और वो चेक मैंने किससे लेना था? मैंने वो पेमेंट लेनी थी अपने डेटर ए से, मेरा जो डेटर था। अब जब डेटर ने मेरे को पैसा दिया था, इधर देखेंगे, जब डेटर ने मेरे को पैसा दिया था, मैंने डेटर के अकाउंट को खत्म कर दिया था, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। भाई आपका और मेरा हिसाब किताब खत्म, आपने पैसा देना था, आपने चेक दे दिया, अकाउंट क्लोज, ठीक है, हमने अकाउंट बंद कर दिया। बट जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो मेरे को अपने जो डेटर ए से वो पैसा अब लेना होगा। मैंने ए को फोन किया, भैया आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, अब आप मेरे को पैसा पे करिए, या तो मेरे को वो चेक दे देगा नया, या वो मेरे को कैश के माध्यम से पैसा दे देगा। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक बैंक अकाउंट और दूसरा डेटर अकाउंट। डेटर एसेट है, बैंक भी एसेट है। जो डेटर वाला हमारा एसेट है, अब हमने डेटर से पैसा लेना है, तो डेटर हमारा एसेट अब इंक्रीज होगा। मैंने पैसा लेना है, प्रॉपर्टी है, तो मेरा एसेट इंक्रीज होगा, तो उसको इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स डेबिट। और बैंक में मेरा बैलेंस कम हो गया, मेरा एसेट डिक्रीज हुआ, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन लिया, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। जब मेरे को बैंक से लोन मिलेगा तो बैंक मेरे को मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। मेरा अकाउंट होगा बैंक में, अब वो मेरे को कैश नहीं देगा। बैंक जो लोन होगा वो मेरे को कैश नहीं पकड़ा देगा। वो क्या बोलेंगे बैंक वाले, आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करिए, और जो लोन होगा आपको हम जो पैसा देंगे वो आपके बैंक अकाउंट में हम जमा कर देंगे। किस में जमा कर देंगे? आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब मेरे को लोन रिपे करना है तो मुझे बैंक के अकाउंट में ही तो पैसा जमा करना होगा ना, जो मेरे को रीपे करना है। तो बैंक वाले जब हमें पैसा देंगे, बैंक वाले जब हमें पैसा देंगे तो वो मेरे बैंक के अकाउंट में जमा करेंगे। किस में जमा करेंगे? मेरे बैंक के अकाउंट में जमा करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक बैंक अकाउंट आ जाएगा और एक बैंक लोन आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? बैंक लोन। बैंक इज एसेट। बैंक क्या है? बैंक इज एसेट और बैंक लोन इज माई लाइबिलिटी। बैंक इज loan is my liability because I'm supposed to pay money to the बैंक। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन इज माई लाइबिलिटी। मेरे को उनको पैसा जो वापस पे करना है वो मेरी लाइबिलिटी है। तो बैंक अकाउंट एसेट है, बैंक से एसेट इंक्रीज हुआ, पैसा मेरे बैंक अकाउंट में जमा होगा, बैंक एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट। लाइबिलिटी भी मेरी इंक्रीज हुई क्योंकि मेरे को बैंक को पैसा पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट, ईटीसी टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन टू इंस्टॉल मशीनरी। हमने को मशीनरी इंस्टॉल करनी है, उसके लिए हमें एक फाउंडेशन बनानी पड़ी। मेरे को मशीनरी लगानी है, मशीनरी के लिए
जैसे हम कोई प्लेंथ बनानी होगी, मेरे को जनरेटर इंस्टॉल करना लगाना है, उसके लिए मुझे एक जो सीमेंट का, बजरी का एक जो कुछ भी मटेरियल, कुछ उसके लिए फाउंडेशन तैयार करनी होगी जिस पर मैं उस मशीनरी को खड़ा कर सकूं, रख सकूं, इंस्टॉल कर सकूं। तो ये जितने भी पैसे खर्च किए वो किसके लिए खर्च किए? मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। तो कोई भी खर्चा अगर मशीनरी को इंस्टॉल करने से रिलेटेड होगा तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहां पर ये जितने भी खर्चे किए थे इससे हमने मशीनरी के लिए किए हैं तो वो हमारी मशीनरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। और दूसरा कैश अकाउंट होगा। दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैश पर पड़ेगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर हमने बिल्डिंग, अगर हमने ये जो ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह लगाया होता, बजरी या और चीजें लगाई होंगी, किसके लिए लगाई होती? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इन दैट केस हमारा एक अकाउंट जो बनता वो बिल्डिंग अकाउंट बनता और दूसरा कैश अकाउंट। अगर यही चीजें हमने ब्रिक्स ली, सीमेंट लिया, सरिया, आयरन लिया, किसके लिए? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये सब खर्चे किसके लिए थे? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इन सब को कलेक्टिवली हम बिल्डिंग अकाउंट इनके लिए वर्ड लिख देते। अब यहां पर बिल्डिंग नहीं बना रहे, हम फाउंडेशन बना रहे हैं जहां पर बिल्डिंग, जहां पर हम मशीनरी इंस्टॉल कर सकें, जिस पर मशीनरी इंस्टॉल कर सकें। सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी इज एसेट, कैश इज एसेट। मशीनरी एसेट है, कैश एसेट है। मशीनरी बेटा इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। लास्ट एंट्री, परचेज अ हॉर्स फॉर ₹15,000 फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू द कस्टमर्स। हमने घोड़ा खरीदा, हमारे पास टांगा, जो घोड़े के पीछे जो कार्टेज जो लगेगी वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसलिए हमने अब घोड़ा खरीदा किसके लिए? गुड्स को डिलीवर करने के लिए। कई जगह आप देखेंगे अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो गड्ढे चल रहे होते हैं, उन गड्ढों पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो होगा कार्टेज के लिए यूज किया जाता है। तो हमने भी एक हॉर्स खरीद लिया। अब ये जो हॉर्स हमने खरीदा है, इससे हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में लाइव स्टॉक कहते हैं। तो ये जो लाइव स्टॉक होता है ये बिजनेस के लिए एसेट है। बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। और अगर ये बिजनेस के लिए एसेट है और हमने ये जो खरीदा इसके लिए कैश पे किया, कैश भी एसेट है, कैश भी एसेट है। लाइव स्टॉक खरीदा, एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जितनी भी मैक्सिमम, मेरे ख्याल से अभी तक हमने 46 जनरल एंट्रीज कर ली हैं। तो ये मैक्सिमम जितनी पॉसिबल जो भी हो सकती थी मैंने आप लोगों को जनरल एंट्रीज जो करवा दी हैं। अगर आप लोगों को कहीं से कोई भी मटेरियल मिलता है या कहीं बुक को रेफर करते हो, कहीं बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, बट स्टिल आप लोग 11th 12th, मेन 11th की, 12th का सिर्फ पार्टनरशिप है। तो आप 11th की कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, सीबीएसई की बुक रेफर कर सकते हो, स्टेट बोर्ड की बुक रेफर कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में आपका कोई कज़न होगा, आप उनसे बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए, रेफरेंस के लिए। और देखिए क्या इनके अलावा अगर आप कुछ प्रैक्टिस के लिए एंट्रीज देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च मारिए, वहाँ से आपको कुछ और कोई जनरल एंट्री से रिलेटेड मटेरियल मिल जाता है। अगर वहाँ पर आपको कोई जनरल एंट्री समझ नहीं आती, आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जितना मटेरियल मेरे को लगता था सफिशिएंट है, इन्हीं से रिलेटेड घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आएंगे। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने जो पहले आपसे कुछ चीज़ें शेयर की थी मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ एक बार दोबारा आपसे, कि कई बच्चों ने कुछ सजेशंस दी थी
कुछ दिख नहीं रहा है, कोई कई बार लाइट हो जाता है, तो जब वीडियो को थोड़ा सा कंप्रेस किया जाता है तो कई बार जो इसमें कलर है वो थोड़े से फेड हो जाते हैं। अब इन चीज़ों पर कोशिश करेंगे, इस वीडियो में कोशिश कर रहा करेंगे हम कि वो लाइट ना हो। दूसरा जो पॉइंट कि नोट्स या मटेरियल के लिए, तो बहुत जल्द आप लोगों को जो इसका जो थेरेटिकल पार्ट के पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, आप लोगों के जो अगले डाउट्स हैं एमसीक्यूज से रिलेटेड हैं, एमसीक्यूज जितने भी होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने चैनल पर, ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल भी एक है ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल वाला, तो अगर वहां पर भी आप आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं क्विज कंडक्ट करूंगा। जो आपको नोट्स हैं वो आपको SSS में भी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे कॉमर्स ट्यूटोरियल का जो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल है उसमें भी पीडीएफ मिल जाएगी अकाउंट्स की। एमसीक्यूज जो होंगे, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको कुछ थोड़े थोड़े चैप्टर्स के एमसीक्यूज दूंगा उसकी पीडीएफ, और वो डिस्कस करने से पहले आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा दोनों टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से। तो आप क्या करें, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा उस पीडीएफ से जितने मैंने क्वेश्चन सेंड किए हैं उन क्वेश्चंस को पहले आप सेल्फ स्टडी करिए। जहां जहां पर आपको डाउट्स है उनको मार्क कर लीजिए, और फिर मैं आपसे वो पीडीएफ जो आपको मैंने सेंड की होंगी, जो एमसीक्यूज होंगे, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि जो भी आपके जहन में डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूं। अगर क्लियर नहीं होंगे आप अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो डाउट्स पूछने हैं वो साथ साथ पूछिए। मैंने वीडियो या हमने जो वीडियो अपलोड की होती है, जैसे आज बच्चों के डाउट्स 10 दिन बाद आते हैं, तो 10 दिन तक वो जो कंसेप्ट बिल्डिंग भी 10 दिन के बाद जो आपके जो डाउट्स पूछते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो डाउट्स को हर बार आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो साथ साथ पूछते चलिए, साथ साथ मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता चलूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ही जो हम कहेंगे विकट परिस्थितियां बन रही हैं, तो ध्यान दीजिए अपना, सभी के सभी। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।